नहीं, ये मुमकिन नहीं है। हाथ में पकड़ी रिपोर्ट को देखकर रुद्र को लगा जैसे उसका नर्वस ब्रेकडाउन हो जाएगा। वो तो सिर्फ उसकी मंगेतर थी, वो भी बचपन से उसकी मोहब्बत थी, उसका इश्क थी। अभी तक शादी भी नहीं हुई थी और रुद्र ने अन्विता को एक उंगली से भी नहीं छुआ था। वो अपनी पाक मोहब्बत को पाक ही रहने देना चाहता था। अभी विदाई होना बाकी था, फिर कैसे वो प्रेग्नेंट हो सकती थी। रुद्र ने अपने घने बालों में हाथ फिराया। वो उसकी है, सिर्फ उसकी। उसे रुद्र के अलावा कोई छू भी नहीं सकता। तो फिर प्रेग्नेंट कैसे? रुद्र का दिल नहीं मान रहा था। गुस्से के मारे अपनी मुट्ठियां कसकर बंद करता हुआ रुद्र अस्पताल से बाहर निकला। वो नहीं चाहता था कि कोई उसकी ये हालत देखे। रुद्र कार ड्राइव करता कहाँ से कहाँ पहुँच गया, उसे कुछ एहसास नहीं था। साथ वाली सीट पर रखी रिपोर्ट को देखता हुआ वो अपने आप आंसू अपनी आस्तीन से पोंछ रहा था। रुद्र एक सख्त पुलिस ऑफिसर था, जो गुनहगार को उसके किए की सजा देता था, जिसे देखकर लोग पनाह मांगते थे, जो किसी को नहीं छोड़ता था। और आज खुद को सजा मिल रही थी। ऐसी जगह चोट खाई थी कि न जिंदा था और न मुर्दा। दर्द था कि बढ़ता ही जा रहा था। कार में घुटन का एहसास होने लगा तो रुद्र एक सुनसान जगह पर कार रोककर बाहर निकल आया। गाड़ी के बोनेट पर हाथ रखकर उसने गहरी सांस ली, लेकिन फिर भी उसे सांस लेना मुश्किल हो रहा था। एक आह उसके होठ से निकली। वो बोनेट पर बेजान मुक्का बरसा रहा था, लेकिन उसका दर्द था कि खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। अंदर की घुटन तड़प बनकर बाहर निकलना चाहती थी, लेकिन वो मर्द था और माँ कहती थी मर्द रोया नहीं करते। आसमान की तरफ मुंह करके बहुत जोर से चिल्लाया, मैं रो नहीं सकता क्या? क्या मुझे दर्द नहीं हो सकता? रुद्र घुटनों के बल जमीन पर बैठता चला गया। उसकी आंखें भर आईं। उसका वजूद टुकड़े टुकड़े हो गया। बहुत प्यार, बहुत मान था रुद्र को अपनी अन्विता पर। वो सीधी, मासूम सी, खूबसूरत, नर्म, नाजुक सी लड़की जो उससे उम्र में 9 साल छोटी थी। कितनी शोर मचाया था प्रदीप जी ने। अभी तो उसकी कोई उम्र नहीं थी, लेकिन रुद्र की जिद के आगे उन्हें हार माननी पड़ी थी। वो सिर्फ 11 साल की थी और रुद्र 20 साल का, जब उसने सबसे लड़कर उसे अपने नाम कर लिया था। उसे तो शादी का मतलब भी नहीं मालूम था, लेकिन रुद्र के लिए वही मासूम लड़की सब कुछ थी। प्रदीप अंकल, जो रुद्र के पापा के बहुत अच्छे दोस्त हुआ करते थे, लेकिन इस दोस्ती में दरारें आ गई थीं और वजह थी रुद्र की मम्मी सुनीता जी। सुनीता और विक्रम दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे और शादी कर बैठे, लेकिन इधर प्रदीप भी सुनीता से प्यार करते थे और वो मन महसूस कर रह गए, लेकिन उन्होंने ये बात जाहिर नहीं होने दी। पर दोस्ती में दूरियां जरूर पैदा हो गई थीं। प्रदीप को यही लगता था कि विक्रम हैसियत में स्वदेश जी से ज़्यादा है, इसलिए सुनीता का झुकाव विक्रम की ओर हुआ था। और उसके बाद प्रदीप के अंदर जैसे पैसों का लालच इस कदर बढ़ा कि एक अमीर बाप की जिद्दी और बिगड़ी लड़की से शादी कर ली और अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ गए। हालांकि ससुराल की तरफ से मिला हुआ पैसा भी उसके हाथ में टिका नहीं, क्योंकि उनकी पत्नी ने सारा पैसा अय्याशियों में लुटा दिया और अब फिर से उसी मोड़ पर आकर खड़े हो गए थे जहां से चलना शुरू किया था। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि उनके बच्चे आपस में इस तरह जुड़ जाएंगे। प्रदीप जी को यही लगता था कि अभी वो टीनेज में है, वक्त गुजरेगा तो इस रिश्ते से ऊब जाएगा और उनकी बेटी को छोड़ देगा। लेकिन वो ये नहीं जानते थे कि रुद्र उनकी बेटी से इश्क करता है और जान दे सकता है, पर अपने इश्क से पीछे नहीं हट सकता। प्रदीप जी ने एक शर्त रखी थी कि जब तक अन्विता 18 की नहीं हो जाती, उसे इस नाम मात्र के रिश्ते के बारे में कुछ भी बताना नहीं है, क्योंकि दोनों का रिश्ता तो हुआ था, लेकिन नाम मात्र के लिए ही। पंडित जी को बुलाकर दोनों की कुंडलियां मिलवा दी गई थीं और छोटी मोटी रस्मों के बाद दोनों का नाम एक दूसरे के साथ जोड़ दिया गया था। लेकिन प्रदीप जी ने बहुत सावधानी रखी थी, यहाँ तक कि रुद्र का उनके घर आना जाना भी बंद करवा दिया था। रुद्र ने शादी के लिए सब कुछ मान लिया, बस उसका नाम अपने नाम के साथ जोड़ना चाहता था। जुड़ जाता तो जिंदगी भर उसका इंतज़ार करता। वो पुलिस ट्रेनिंग पर चला गया ताकि यहाँ ना रहे, न उसका दिल उसे देखने को ललचाएगा। वो बहुत मासूम थी और रुद्र को इस बात का पूरा यकीन था।
वो अपनी बड़ी बहन सोनाली से कहता कि ये अन्विता की छोटी छोटी वीडियोस और कुछ तस्वीरें बनाकर मुझे भेजती रहा करे। उसकी बहन सोनाली की शादी प्रदीप जी की बेटे अंकित से हुई थी, क्योंकि अंकित सोनाली को पसंद कर बैठा था और उनकी शादी में ही रुद्र और अन्विता की मंगनी हुई थी। वो छोटी सी लड़की रुद्र की मम्मी और पापा को बहुत प्यारी लगती थी। वो सुनहरे बालों वाली छोटी सी खूबसूरत डॉल जैसी थी, जो भगवान ने रुद्र को सौंप दी थी, और रुद्र ने दिल ही दिल में उसकी सुरक्षा का जिम्मा भी ले लिया था। अब तो उसकी नौकरी भी लग गई थी, पुलिस विभाग में डीएसपी की पोस्ट पर, लेकिन उसे अलग दूर इलाके में तैनात किया गया था। वो बहुत कम ही अपने इलाके अपने शहर में आता था। इस बार जब वो लौटा तो मम्मी ने बताया कि सोनाली की तबीयत बहुत ख़राब है। मम्मी, मैं दीदी से मिलकर आता हूँ, बेचैन दिल के साथ रुद्र बोला था। नहीं रुद्र, तुम बाहर नहीं जाओगे, तुम्हारे अंकल ने सख्ती से मना किया है ना, सुनीता जी ने रोकते हुए कहा। मम्मी, ये क्या बात हुई? सोनाली मेरी बहन है, मैं उसका भाई हूँ। अगर मैं नहीं जाऊँगा तो कौन जाएगा उसे देखने? रुद्र को बहुत गुस्सा आया था कि अच्छा लगता है कि फ़ोन पर हाल पूछूं। हरगिज नहीं, मैं जाऊंगा। और तुम्हारे प्रदीप अंकल, कमला जी परेशान हुए होंगे, उन्हें भी देख लूंगा। पता नहीं किस बात की अकड़ है उन्हें। पूरा खानदान जानता है कि रुद्र खुराना बहुत गुस्सैल और बेबाक है, लेकिन उसे इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता था। जैसे ही रुद्र ने घर के बाहर बाइक रोकी तो देखा गेट के पास एक बड़ी सी गाड़ी खड़ी थी। माथे पर बल लिए वो अंदर आया तो अंदर से हंसी मजाक की आवाज़ें आ रही थीं। उसे गुस्सा आने लगा। मेरी बहन की तबीयत इतनी ख़राब है और यहाँ ये सब। जैसे ही वो अंदर दाखिल हुआ और जो नज़ारा उसने देखा, उसकी आंखें हैरानी से फैल गई थीं। एक जवान 26-27 साल का लड़का अंदर बैठा था। उसके साथ उसकी मंगेतर के माँ बाप और उसकी मंगेतर भी मौजूद थे, और जिस तरह वे लोग आपस में बातें कर रहे थे, उनके बीच का अपनापन साफ झलक रहा था। वो इंसान और रुद्र की मंगेतर एक ही सोफे पर थे। हालांकि बीच में थोड़ा सा फासला था, जो न जाने क्या सोच कर रखा गया था, लेकिन उन सब के हंसते मुस्कुराते चेहरों को देखकर वो समझ चुका था। प्रदीप जी के चेहरे का रंग एक पल को फीका पड़ा कि अगले ही पल खांसते हुए खुद को संभालने लगे। अरे बेटा, आओ ना, वहाँ क्यों खड़े हो, अंदर आ जाओ। जबकि उसकी नज़र उस शख्स पर गुस्से से टिकी हुई थी। वो कैसे घर की महिलाओं के साथ अंदर आकर बेझिझक बातें कर रहा था, जबकि उसके जीजू अंकित तो घर पर भी नहीं थे। आंटी, ये कौन है? उस शख्स ने बड़ी ही उत्सुकता से उसे देखते हुए पूछा। ये मेरे दोस्त के बेटे हैं। प्रदीप जी के लहजे में कुछ ऐसा था जो उसे चुभा था। अच्छा, पहले कभी नहीं देखा यहाँ। उसके बाद उसके जबड़े भींच गए। मतलब वो पहले भी यहाँ आता रहा था। खैरियत बेटा, किस सिलसिले में आए हो? प्रदीप जी ने सख्त लहजे में पूछा। उसे उनके रवैये पर आज गुस्सा और दुख दोनों हो रहे थे। वो उनका दामाद था। उसे सम्मान देने की बजाय वो उस अजनबी को उससे ज़्यादा अहमियत दे रहे थे। उस वक्त उसे ऐसा ही महसूस हो रहा था। दीदी कहाँ है? खुद पर काबू पाते हुए उसने गंभीर लहजे में पूछा। भाभी तो किचन में है। जवाब उसकी मंगेतर की तरफ से आया था। उसने सब पर एक निगाह डाली। चाची ने भी अपने चेहरे पर झूठी मुस्कान सजाई, जो उसे भीतर तक जला गई। अरे बेटा, बैठो ना, अनबिता बुला लाती हूँ। कहाँ तुम किचन में जाओगे? नहीं, मैं खुद मिल लेता हूँ। आप अपना जो भी ज़रूरी काम कर रहे थे वो करें, उसने भी चुपते लहजे में कहा, और एक सख्त नज़र उस शख्स पर डालता हुआ किचन की ओर बढ़ गया। नौकरानी जैसा हुलिया बना खड़ी थी। इस वक्त वो इस घर की नौकरानी ही लग रही थी। आप, ये सब क्या है? माँ ने बताया था कि आपकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है। मैं तो आपकी तबीयत का हाल पूछने आया था, और आप यहाँ किचन में खड़ी होकर। गुस्से की वजह से रुद्र अपनी बात भी पूरी नहीं कर पाया। अरे नहीं रुद्र, ऐसी कोई बात नहीं है, जरा सा काम था, सब नौकरानी ने किया है, मैं तो बस अभी आई हूँ। किचन में साफ पता चल रहा था कि उसकी बहन झूठ बोल रही है। उसकी हालत देखकर कोई भी कह सकता था कि वो काफ़ी देर से किचन में काम कर रही थी। रुद्र ने आगे बढ़कर उसके माथे को छुआ तो वो बुखार से तप रही थी। तुम्हें तो बहुत तेज़ बुखार है, दवा ली थी? रुद्र की बात पर उसकी आंखों में उदासी उतर आई। हाँ, ली थी, परेशान मत हो, ठीक हो जाऊंगी। ऐसे ठीक कैसे हो जाओगी? वहाँ सारे अंदर बैठकर बातें कर रहे हैं, हंसी मजाक हो रहा है, और यहाँ तुम अकेली खड़ी सबके लिए खाना बना रही हो।
क्या ये वो सही कर रहे हैं? उसकी हालत देखकर कौन सी मंगेतर, कहाँ की मंगेतर और कहाँ की बारवी डॉल। आज पहली बार रुद्र को अपनी बहन की हालत देखकर अन्विता दिखाई ही नहीं दी। उसे सिर्फ और सिर्फ उसकी बहन दिखाई दे रही थी और उसकी हालत देखकर रुद्र का दिल खून के आंसू रो रहा था। कोई गैर तो नहीं थे, पुराने संबंध थे, फिर क्यों इतना बुरा सलूक कर रहे थे? ये जानती हैं दीदी, मैं बात करता हूँ जाकर अंकल से। रुद्र उन्हीं कदमों से बाहर निकलने ही वाला था कि उसकी बहन ने उसके कदम रोक लिए। प्लीज़ भगवान के लिए रुद्र, ऐसी कोई बात मत करना। बहुत मुश्किल से सब कुछ थोड़ा ठीक हुआ है, फिर से सब बिगड़ जाएगा। जो जैसा चल रहा है उसे वैसा ही चलने दो। अंदर आओ, कमरे में चलकर बैठते हैं। वो रुद्र को जबरदस्ती अपने कमरे में ले गई, उसकी तरफ पानी का गिलास बढ़ाया। रुद्र का तो दिल ही नहीं कर रहा था कि वो वहाँ का पानी भी पिए, तो उसने जबरदस्ती गिलास उसके हाथ में दे दिया। रुद्र को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है। तुम्हारी दवा कहाँ है? अचानक उसके जहन में आया तो उसने पूछ लिया। वो तो ख़त्म हो गई है ना, तो आज नहीं लाई? अब मम्मी जी के साथ ले आऊँगी, फिक्र नहीं करो, मैं ठीक हूँ। गहरी सांस लेते हुए वो रुद्र के पास बैठ गई। काश जो तुम कह रही हो वो मुझे नज़र भी आता, मैं तो यकीन भी कर लेता। और वो सिर झटक गई। उसकी शादी को लगभग 5 साल हो चुके थे, लेकिन अभी तक भगवान ने औलाद की खुशी से दूर रखा था। शादी के शुरुआती दिनों में ही अंकित विदेश चले गए थे और इन 5 सालों में सिर्फ 1-2 बार ही आए थे। अंकित के हवाले से कभी बात करूं तो वो टाल जाती थी। उसकी हालत देखकर रुद्र दुखी था। रुद्र ने दिल ही दिल में सोच लिया था कि वो अंकित से बात जरूर करेगा। ये कोई तरीका तो नहीं कि एक इंसान सारा घर संभाले और बाकी सब आराम करे। रुद्र को प्रदीप जी पर भी गुस्सा आ रहा था, जो एक अनजान गैर मर्द को अंदर बिठाए रखे थे और उसके साथ बेतकल्लुफ़ी से बातें कर रहे थे। दीदी, मेहमान कौन है ये जो अंदर बैठा है? रुद्र ने सोनाली की तरफ देखते हुए पूछा। वो मम्मी जी के दूर का रिश्तेदार है। रिश्तेदार? रुद्र को हैरानी हुई। हाँ, उनकी सहेली का बेटा। ऐसा ही कहा था मम्मी जी ने। सोनाली ने सिर थामते हुए कहा और गहरी सांस ली, जैसे मुश्किल से बोल पा रही हो। दीदी, आप ठीक नहीं हैं? चलिए मैं आपको डॉक्टर के पास लेकर चलता हूँ। अरे तुम यहाँ बैठी हो, मेहमान के लिए खाने का इंतज़ाम करना है और तुम्हारा भाई भी तो आया है। बेटा, तुम भी खाना खा कर जाना। कमला जी की आवाज़ अचानक ही आई थी और उनके लहजे में मिठास घुली हुई थी। जी मैं आ रही थी मम्मी जी, आप खाने का इंतज़ाम खुद कर लें, मैं दीदी को हॉस्पिटल लेकर जा रहा हूँ। रुद्र ने ठंडे लहजे में कहा और कमला जी का मुंह उतर गया, जबकि सोनाली के चेहरे पर हवाइयाँ सी उड़ने लगी थीं। अरे ऐसा भी क्या हो गया बेटा? बस जरा सा बुखार ही तो है, कुछ भी नहीं है। चलो आओ, अभी खाना खाकर बुखार की टैबलेट ले लेना, ठीक हो जाओगी। कमला जी ने लापरवाही से कहा और सोनाली को अपने साथ ले जाना चाहा। सोनाली ने भी रुद्र की आंखों में मिन्नतें करते हुए कमला जी का साथ दिया और किचन की तरफ बढ़ गई। रुद्र को वहां बैठना भी एकदम से फालतू लगने लगा था। उसे समझ नहीं आ रहा था उसके पापा ने क्या सोचकर उसकी बहन की शादी वहां कर दी थी। दिन में बहन के लिए फिक्र थी, लेकिन अब उसके दिल में एक कड़वाहट सी उभर गई थी। रुद्र ने पानी का गिलास वहीं साइड टेबल पर रखा और बाहर निकल आया। सोचा कि दीदी से अलविदा कहे बिना ही निकल जाए, लेकिन किचन से आती आवाज़ों ने उसके कदम रोक दिए। क्या भाई से हमारी शिकायतें कर रही थी? मैं कहती हूँ वो यहाँ आया ही क्यों, जब पता है उसका यहाँ आना स्वदेश जी को पसंद नहीं है, फिर क्यों आया है? लेकिन मम्मी जी, वो मेरा हाल जानने आया था। मम्मी ने उसको बताया था मेरे बीमार होने का। सोनाली की धीमी आवाज़ पर रुद्र ने होठ भींच लिए थे। मन नहीं रही थी तुम? जिंदा हो, आ गया हाल जानने के लिए। अब जाओ खाना लगाओ, इतनी देर से आया हुआ वो बच्चा भूखा बैठा है। खातिरदारी बिल्कुल नहीं की। कमला जी के तीखे शब्दों पर रुद्र का दिल किया कि अभी जाकर उन्हें उनकी औकात दिखा दे, लेकिन फिलहाल वो चुप रहा, सिर्फ अपनी बहन की वजह से। रुद्र ने अपने कदम दरवाजे की तरफ बढ़ाए, लेकिन वो बाहर ना निकल सका। अगर ऐसे ही खामोशी से चला जाता तो फिर वो रुद्र है ही नहीं। उन्हें लगा कि वो जा चुका है, जबकि उसके कदम वापस अंदर की ओर बढ़े थे। उसकी बहन खाना सर्व कर रही थी और फिर से हंसी मजाक में सब लोग लग चुके थे। अन्विता उस शख्स के पास वाली कुर्सी पर बैठी थी
और उनकी बातों से ऐसा लग रहा था जैसे सालों से एक दूसरे को जानते हों। ये बात रुद्र को बुरी लग रही थी। अरे रुद्र, आओ खाना खाओ। सोनाली ने उसे देखकर पुकारा। सबकी निगाहें रुद्र की ओर उठी। प्रदीप जी ने कमला जी की ओर ऐसे देखा जैसे कह रहे हों, ये अब तक गया नहीं। उन्होंने घमंड से सिर झटका। रुद्र प्रदीप जी के पास वाली कुर्सी खींचकर बैठ गया, बिल्कुल अन्विता के सामने वाली कुर्सी पर। अब वहां चुप्पी छा गई थी। कोई किसी से बात नहीं कर रहा था। सबने चुपचाप खाना खाया। रुद्र समझ गया कि उसकी मौजूदगी सबको बुरी लग रही है। अपनी जगह से अचानक कुर्सी खींचकर उठ गया। सबकी सवालिया निगाहें उस पर उठी थी। क्या हुआ रुद्र, खाना क्यों छोड़ दिया? सोनाली ने घबरा कर पूछा। चलता हूँ, फिर आऊँगा आपको लेने, रुद्र ने संजीदगी से कहा और अपने कदम दरवाजे की ओर बढ़ा दिए। किसी ने भी उसे रोकने की कोशिश नहीं की, बल्कि ज़रूरत ही नहीं समझी। वो टूटे दिल से घर वापस आया था। घर आया तो मम्मी ने भी उससे ज़्यादा पूछताछ जरूरी नहीं समझी। उसका संजीदा चेहरा देखकर वो कुछ हद तक समझ गई थी। रात को बिस्तर पर लेटा तो अलग अलग ख्याल उसके दिमाग में घुसकर उसे परेशान करने लगे थे। रुद्र ने अपना ट्रांसफ़र अपने ही शहर में करवाने के लिए एप्लीकेशन दे दी थी। उसकी पोस्ट ऐसी थी कि वो नौकरी के दौरान कभी भी ट्रांसफ़र ले सकता था, और जैसे ही उसका ट्रांसफ़र वहाँ होता उसने मम्मी से अपनी शादी की बात कर देनी थी। रुद्र जानता था वो अभी छोटी है, 18 की नहीं हुई, लेकिन जिस तरह प्रदीप जी के घर के हालात थे, रुद्र को लगता था कि कुछ समय तक वो ये रिश्ता भी निभा पाएंगे। उसे उनके इरादे बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रहे थे, और हैरानी उसे अपनी बहन पर थी, जो चुप रहकर उनकी साइड ले रही थी और सब कुछ छुपा कर रख रही थी। कोई तो राज था जो छुपा हुआ था, और वो राज रुद्र ढूंढ निकालने वाला था। वो खुद से वादा कर रहा था, लेकिन नहीं जानता था आने वाले वक्त में उसके साथ क्या होने वाला है। उसे इमरजेंसी में वापस जाना पड़ा। किसी से ठीक से बात भी नहीं हो पाई, और रुद्र जितनी खामोशी से आया था, दिल में उतना ही दर्द लिए उतनी ही खामोशी से वापस चला गया। दिल में एक तूफान था। उसे बार बार अपनी बहन की फिक्र हो रही थी। प्रदीप और उसके परिवार का बर्ताव भी उसे बहुत बुरा लग रहा था। पुलिस स्टेशन में काम भी बहुत बढ़ गया था। कुछ समय के लिए रुद्र भूल ही गया कि वो चंडीगढ़ में नहीं है, और कोई बात उसे लगातार परेशान कर रही थी। फिर उसका ट्रांसफ़र लेटर उसे मिल गया। रुद्र मुस्कुराते हुए वो लेटर लेने लगा और अपने फ्लैट पर वापस आया। सारा सामान इकट्ठा किया, तब तक रात हो गई थी। उसी पल उसे निकलना था कि तभी दरवाजे की बेल बजी। रुद्र ने घड़ी में देखा, रात के 9 बज रहे थे। सोचते हुए दरवाज़ा खोला तो पायल हाथ में खाने की ट्रे लिए खड़ी थी। चेहरे पर वही मुस्कान थी जो हमेशा रहती थी। तुम यहाँ इस वक्त? रुद्र के माथे पर बल पड़ गए थे। हाँ जी, आपके लिए खाना लाई थी, अंदर आ जाऊं? वो इजाज़त तो मांगती थी, लेकिन कभी रुद्र की अनुमति का इंतज़ार नहीं करती थी। आप कहीं जा रहे हैं? सामान क्यों तय किया है? एसीपी साहब, वो मुस्कुराते हुए पूछने लगे। तुम अभी जाओ यहाँ से, ये वक्त ठीक नहीं है। रात का समय है और मैं यहाँ अकेला हूँ। ये सही नहीं है, चलो जाओ। रुद्र ने उसे टोका तो वो बुरा मानते हुए एक तरफ बैठ गई। गले में पड़ा दुपट्टा जानकर एक तरफ गिरा दिया। रुद्र की नज़र उसकी उभरी हुई गुदान धड़कनों पर पड़ी तो उसके माथे पर पसीने की बूंदें उभर आईं। गुस्से के मारे उसने अपनी मुट्ठियां बींच लीं। औरत का खुद को इस तरह गैर मर्द के सामने पेश करना उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं था। वो पायल को कुछ कह तो नहीं सका, लेकिन अपनी नज़रें तुरंत उसके वजूद से हटा लीं। प्लीज़ एसीपी साहब, ज़्यादा शरीफ ना बने। मैं तो खाना देने आई थी। पापा ने कहा था दे आऊँ। उनकी इजाज़त से आई हूँ। आप खाना खा लीजिए, मैं निकाल दूंगी। वो फिर से ढीठों की तरह बैठी थी और पूछने लगी, मैं खुद निकाल लूँगा, प्लीज़ जाओ अभी तुम यहाँ से। उसे वहाँ ज़्यादा देर तक रुकना पहले पसंद था और न आज। अच्छा, जा रही हूँ, बर्तन कल ले जाऊँगी। मुंह बनाकर जाते हुए वो बोली। 1 मिनट। रुद्र की पुकार पर वो रुकी। ये बर्तन ले जाओ, कल से फ्लैट बंद होगा। रुद्र के संजीदा लहजे पर वो सूने चेहरे से उसे देखने लगी। आप आप चंडीगढ़ जा रहे हैं? फिर से? अभी तो आए थे आप। वो धीमे लहजे में बोली। मुझे यहाँ लौटे हुए 6 महीने हो गए हैं, और खैर ये तुम्हारा मसला नहीं है। ले जाओ अपने बर्तन वापस, और हाँ, अपना दुपट्टा भी।
उसने नीचे फर्श पर पड़े दुपट्टे की ओर इशारा किया और पायल के चेहरे पर एक साया सा लहराया था। उसे रूखे अंदाज में कहते हुए रुद्र ने मोबाइल पर आते ही कॉल रिसीव की। जी सर जी, कल आ रहा हूँ, तो चार्ज भी 1 दिन बाद संभाल लूँगा। कोई मसला नहीं है सर, मेरा अपना शहर है, मुझे कोई दिक्कत क्यों होगी। रुद्र की ठहरी हुई आवाज़ पायल के कानों से भी टकराई रही थी और उसके आंसू जारो कतार बह रहे थे। रुद्र कॉल बंद करके पलटा तो उसकी आंखों से बहते आंसू देखकर होठ भींच गया था। आप आपका ट्रांसफ़र हो गया? वो बर्तन खाली करते हुए दुखी लहजे में बोली। हाँ, हो गया है, रुद्र ने भी सरसरी लहजे में बताते हुए आज उसके दिल की हर उम्मीद तोड़ डाली थी, जो उसके लाख समझाने के बावजूद भी उसने अपने दिल में पाल रखी थी। मुझे याद करेंगे? बर्तन उठाते हुए दरवाजे की तरफ बढ़ते हुए बहुत ही उम्मीद से पूछा था उसने। नहीं, कुछ पल रुक कर रुद्र ने सख्त लहजे में कहा, तो वो जख्मी सी मुस्कुराते हुए चेहरा फेर कर ढीले कदमों से वापस जाने लगी थी। पायल। रुद्र की पुकार पर वो एक बार फिर से रुकी थी, लेकिन पलटी नहीं थी। मेरी मंगनी हो चुकी है और मैं बहुत मोहब्बत करता हूँ उससे। शायद इश्क, इसलिए कभी उम्मीद के सहारे मत रहना। सिवाय दर्द के कुछ भी नहीं मिलेगा। तुम बहुत अच्छी हो, खूबसूरत हो। बस अपनी अहमियत को पहचानो और सामने वाले की नज़र में अपने लिए इज्जत बनाओ, ना कि उसके सामने खुद को पेश करो। भगवान ने तुम्हारी किस्मत में भी बहुत अच्छा हमसफ़र लिखा होगा, जो तुम्हें ज़रूर मिलेगा। लेकिन हाँ, मैं तुम्हारी किस्मत में नहीं हूँ, क्योंकि मैं तुमसे मोहब्बत नहीं करता, अपनी मंगेतर अन्विता से करता हूँ। रुद्र ने आज दिल बड़ा करते हुए उसे हकीकत बता दी थी, जो वो किसी से भी नहीं कहना चाहता था, क्योंकि उसे अपना प्रचार करना पसंद नहीं था। वो जा चुकी थी तभी रुद्र ने आगे बढ़कर दरवाज़ा लॉक कर दिया। उसे दुख था कि उसकी वजह से किसी का दिल दुखा था, लेकिन हकीकत यही थी, वो अन्विता की जगह किसी और को दे ही नहीं सकता था। उसका दिन का गुस्सा अपनी जगह था, लेकिन वो उसकी थी और रुद्र खुराना सिर्फ अन्विता का, अपनी आखिरी सांस तक अपनी मोहब्बत का। रुद्र खुराना चंडीगढ़ पहुंचा तो उसके अपने शहर में उसके अपने रिश्तेदारों और दोस्तों ने उसका खूब स्वागत किया था। वो उसकी मोहब्बतों के सामने लाजवाब हो गया था। घर पहुंचा तो मम्मी पापा भी बहुत मोहब्बत से मिले थे, बल्कि उसे देखकर खुशी से फूले नहीं समा रहे थे। और जब उन्हें उसके ट्रांसफ़र का पता चला तो एक पल के लिए वो चुप हो गए। क्या बात है मम्मी, अच्छा नहीं लगा मेरा यहाँ ट्रांसफ़र होना आपको? उसने महसूस किया और बोल भी दिया, अरे नहीं, ऐसी बात नहीं है। मैं तो तरस गई थी तुम्हारी सूरत देखने को। मेरा बच्चा अब मेरे पास रहेगा, मेरी नज़रों के सामने, तो एक सुकून होगा। वो खुशी से उसका माथा चूमते हुए बोली। मम्मी, दीदी कैसी हैं? उसके पूछने पर उनके चेहरे पर एक साया सा लहराया था। बेटा ठीक है, अपने घर है, खुश है, और क्या चाहिए? मैं थोड़ा उदास होकर बोली। कल चलेंगे दीदी से मिलने, उन्हें भी सरप्राइज़ दूंगा, मुझे देखकर खुश हो जाएंगी। रुद्र ने कहा। रुद्र, क्या पिछली बार जब वहाँ गए थे तो कोई बात हुई थी? उन्होंने ठहरे हुए लहजे में पूछा। नहीं तो कुछ खास नहीं, क्यों, क्या हुआ? रुद्र के माथे पर बल पड़ गए थे। पिछली बार की मुलाकात का हर पल उसे याद आया था। बेटा, उन्होंने मना किया है कि अब दोबारा तुम वहाँ ना जाओ। वे सिर झुकाकर बोली। क्यों? रुद्र ने तीखे अंदाज में पूछा। उन्होंने कहा कि आखिरी बार जब तुम गए थे तो उनके मेहमानों के सामने बहुत हंगामा किया तुमने और उन्हें शर्मिंदा होना पड़ा, इसलिए तुम्हारे स्वदेश अंकल और तुम्हारे पिता ने कहा है अब रुद्र को मना कर दो कि वो वहाँ ना जाए। बहन की ससुराल का मसला है। माँ, वे मेरी भी ससुराल है, आपको नहीं लगता अब ये कुछ ज़्यादा ही हो रहा है? रुद्र ने उनकी बात काटते हुए कहा। बेटा, उनका घर है, जिसे वो चाहें आने दें, जिसे ना चाहें ना आने दें। हम कौन होते हैं बोलने वाले? माँ की बात पर रुद्र को गहरी हैरानी हुई थी। आप उनसे इतना डरते क्यों हैं? उसने तेज लहजे में पूछा। बात डर की नहीं है रुद्र। अचानक से पिता के बीच में बोलने पर वो उनकी तरफ मुड़ा था। वे अभी बाहर से आए थे, फिर जो बात है वो बताइए, रुद्र ने कहा। रुद्र भी आज जैसे सीधा हो गया था। आखिर ये हो क्या रहा था? अंकल जी की हर जायज़ नाजायज़ बात क्यों मानी जाती है? बेटा, वो तुम्हारी बहन का ससुराल है, थोड़ा ध्यान रखो। इस हिसाब से तो वो मेरा भी ससुराल है, उस घर का दामाद हूँ, ध्यान तो उन्हें भी रखना चाहिए।
रुद्र ने दो टूक जवाब दिया। वो क्या ध्यान रखेंगे? पिता ने तंजिया हंसी हंसी। वो तो ये रिश्ता ही नहीं करना चाहते थे। और अब भी? क्या अब भी पिता? क्या सोच रहे हैं वो? शायद अभी वो मुझे अच्छे से जानते नहीं। अगर ये डीएसपी अपनी पर आया ना तो सब बर्बाद कर देगा। मेरी मंगेतर है वो। उसकी सब शर्तें मान कर मंगनी की थी। अब अगर उन्होंने कोई भी बदनामी पैदा करने की कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। रुद्र के तेवर देखकर उसके माता पिता चुप हो गए थे। वो चुपचाप अपने कमरे की ओर बढ़ गए। उसे समझ नहीं आ रहा था आखिर अंकल जी को तकलीफ क्या थी। सोचते हुए उसका दिमाग फटने लगा था। लेकिन एक बात तो तय थी, वो अन्विता से किसी भी हाल में पीछे नहीं हट सकता था। माँ अन्विता की कितनी उम्र होगी? सुबह नाश्ते के टेबल पर उसके अचानक पूछे गए सवाल पर उसके माँ और पिता दोनों ही चौंक गए थे। 16 की हो गई है शायद, धीमे से जवाब आया। तो शादी के लायक है ना? उसने भी गंभीरता से पूछा। बेटा वो 18 की नहीं हुई है। उसके पापा ने हिचकिचाते हुए कहा। तो क्या हुआ? मंगनी के वक्त वो 10-11 साल की थी। मंगनी हो सकती है तो शादी क्यों नहीं? और 16 साल में लड़कियां बालिग हो जाती हैं। इससे क्या फ़र्क पड़ता है कि मैं अभी विदाई ले लूं? उसकी बात पर उसके पापा और माँ दोनों ही परेशान हुए थे। तुम्हारे अंकल जी विदाई नहीं देंगे, पिता ने समझाया था। अच्छा फिर क्या उसके 18 के होने पर वो शादी करके विदाई देंगे? उसने तंजिया अंदाज में पूछा। बेटा मुझे नहीं लगता वो ये शादी करेंगे और तुम्हें अपनी बेटी देंगे। तुम अपने दिल से अन्विता को निकाल दो, ये रिश्ता ख़त्म कर दो। मैं कहीं और अच्छी जगह। माँ के इन शब्दों पर वो अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ था। मुश्किल से अपना गुस्सा कंट्रोल किया। वो मेरी मंगेतर है। आप चाहती हैं कि जो मंगनी करते वक्त मैंने इतने पापड़ वेले, अब वो मंगनी ख़त्म कर दूं, उसे छोड़ दूं? सोच भी कैसे लिया आपने? एक बात याद रखिएगा, रुद्र खुराना नाम है मेरा। मर जाऊंगा, मार दूंगा, लेकिन छोड़ूंगा कभी नहीं। वो मेरी थी, मेरी है और अपनी आखिरी सांस तक मेरी ही रहेगी। वो सख्त अंदाज में कहता हुआ अपने कमरे की ओर बढ़ गया था, जबकि उसके माता पिता बुरी तरह परेशान हो गए थे, क्योंकि वो जानते थे प्रदीप जी के इरादे खतरनाक हैं और ऐसे में शायद उनकी बहन के घर पर भी असर पड़े। वो बिना नाश्ता किए ही पुलिस स्टेशन चला गया था। सारे मसलों को देखते हुए कुछ देर के लिए दिमाग से सब कुछ निकाल देना चाहता था। वो आज पुलिस स्टेशन के दौरे पर था। सबने बहुत अच्छे से उसका स्वागत किया था। अपनी पुलिस जीप में वो अब पुलिस कोर्ट जा रहा था कि तभी एक कार से उसे अन्विता दिखाई दी। उसके साथ वही उस दिन वाला लड़का भी था। वो ड्राइविंग सीट पर था, जबकि अन्विता उसके साथ वाली सीट पर बैठी थी। दोनों ही किसी बात पर मुस्कुरा रहे थे। उसे हैरानी हुई। वो उसकी मंगेतर थी, लेकिन रुद्र के साथ इस तरह कभी न बैठी। यहाँ तक कि उसका उससे बात करना भी अंकल जी को गवारा नहीं था। और एक गैर मर्द के साथ वो उस समय गाड़ी में मौजूद थी। रुद्र का दिमाग बुरी तरह गुस्से के मारे गर्म होने लगा था। अपनी मंगेतर को किसी और के साथ गाड़ी में बैठा देखकर उसका जी चाह रहा था वो उसे गोलियों से शूट कर दे। और फिर उसे मौका मिल गया। उस इंसान ने किसी गाड़ी को ओवरटेक करते हुए साइड के सड़क पर लगाई थी। एक गाड़ी को टक्कर मार दी। टक्कर पर वहां चीखें तेज हुई थीं। अन्विता की चीखें भी शामिल थीं। रुद्र ने उसी समय अपनी जीप रुकवाई और उनकी तरफ तेजी से बढ़ा। वो इंसान गाड़ी से बाहर निकला। जी ये क्या तरीका है? रास्ते में गाड़ी खड़ी की हुई है, हटाओ आगे से। वो इंसान अपनी गलती मानने की बजाय दूसरी गाड़ी वाले पर ही भड़क रहा था, जो अपनी फैमिली के साथ वहां मौजूद था। और एक्सीडेंट होने से उसकी फैमिली तो बच गई थी, लेकिन उसकी गाड़ी का बुरी तरह नुकसान हुआ था। सर गलती आपकी है। आपने आकर एक खड़ी हुई गाड़ी को टक्कर मारी है और आप मुझ पर चिल्ला रहे हैं। सामने वाले इंसान ने भी गुस्से से बात की। क्या हो रहा है ये सब? अचानक रुद्र के आने पर वे सब लोग चुप हो गए थे। उसे देखकर परेशान भी हुए। अन्विता के चेहरे पर भी डर की लहरें आई थीं, जो रुद्र को बिल्कुल अच्छी नहीं लगी थी। रुद्र ने तो अब तक अभी उसे डराने की कोशिश भी नहीं की थी। यहाँ तक कि उससे कभी ऊंचे लहजे में बात तक ना की थी, बल्कि बात ही नहीं की थी। फिर भला वो उससे इतना डर क्यों रही थी? और यही बात रुद्र को पसंद नहीं थी। हो सकता था वो अपने इस काम से डर रही हो, जो इस समय एक गैर लड़के के साथ उसकी गाड़ी में बैठी हुई थी। इसका चालान कर दो और पुलिस स्टेशन लेकर चलो।
रुद्र ने उसकी सारी बात बेध्यान से सुनते हुए इंस्पेक्टर से कहा। तो वो व्यक्ति भड़क गया था। ऐसे कैसे लेकर जा सकते हो? अभी तुम मुझे जानते भी नहीं। बहुत ऊपर तक पहुंच है मेरी। साइड पर हटो। उस इंसान ने बदतमीजी से रुद्र को एक तरफ धक्का दिया। दिमाग तो रुद्र का पहले ही शॉर्ट था और उसने और भी उसे गर्म कर दिया था। रुद्र ने जोर का एक थप्पड़ उसके गाल पर मारा तो वो लड़खड़ा कर अपनी गाड़ी के बोनट पर गिरा। ये वर्दी तेरे बाप की नहीं है जो हाथ लगाकर गंदा कर रहे हो। इसे फिर से हाथ लगाया तो ये हाथ यहीं तोड़ दूंगा। रुद्र की बात और उसके थप्पड़ से उसकी जान निकल गई थी। चुपचाप पुलिस स्टेशन चलो, मुझे भी लेकर जाएंगे। अचानक से अपनी नर्म और नाजुक आवाज में बोलती वो रुद्र को बुरी तरह अपनी ओर खींच गई थी। गाड़ी को साइड पर लगाओ और इसे जीप में बिठाओ। रुद्र ने इंस्पेक्टर से कहते हुए खुद अन्विता की तरफ कदम बढ़ाए, जो कॉलेज यूनिफॉर्म में थी और खुद पर अच्छे से शॉल ओढ़े रखी थी। रुद्र ने उसका हाथ थामा और उसे वहां से पैदल लेकर आगे की ओर बढ़ने लगा और एक बड़े से होटल पर ले जाता एक कोने वाली जगह ढूंढता उसे बिठा गया था। वो थोड़ी डरी सहमी सी थी और घबराई हुई नजरों से रुद्र को देख रही थी। क्या कर रही थी उसके साथ? उसके सवाल पर वो डर गई। घर जा रही थी, हकलाते हुए बोली। उसका रंग रूप और उसके बदन की उभरती खूबसूरती को देखकर कहीं से भी नहीं लगता था कि वो 15-16 की है। रुद्र के दिमाग में एकदम धमाका सा हुआ। 1 मिनट, तुम्हारी उम्र तो 16 की है ना? फिर इतनी जल्दी कॉलेज कैसे पहुंच गई? उसकी बात पर उसने हैरानी से रुद्र को देखा। मेरी उम्र 16 नहीं, 18 है। आपको गलतफहमी हुई है। उसकी बात ने रुद्र के चारों ओर धमाकेदार असर किया था। मतलब अंकल जी ने उसकी असली उम्र भी छुपाई हुई थी। मुझे जानती हो मैं कौन हूँ? गंभीर लहजे में पूछते हुए उसने उसे अपनी पूरी नज़रों के फोकस में रखा। जी आप भाभी के भाई हैं, वो शांति से बोली। एक रिश्ता और भी है हमारा, क्या वो जानती हो? अब की बार रुद्र का लहजा थोड़ा सख्त हुआ था। उसने उसकी तरफ देखा और सिर हिलाकर ना में जवाब दिया। इतने में वेटर ऑर्डर लेने आ गया। उसे ऑर्डर देते हुए उसके जाने के बाद रुद्र फिर से अन्विता की ओर ध्यान देने लगा, जो बहुत बारीकी से उसका जायजा ले रही थी। क्या हुआ, अच्छा नहीं लगा मैं? उसकी नज़रों में पसंदीदगी देखते हुए भी रुद्र ने चेयर के साथ टेक लगाते हुए मीठी नज़रों से उसे देखकर पूछा था। अच्छे हैं। वो नज़रें झुका गई। और वो आदमी क्या नाम है उसका? क्यों बैठी थी उसकी गाड़ी में और क्यों लेने आया था वो तुम्हें? अब की बार रुद्र का लहजा सख्त हुआ। वो मेरी तबीयत ख़राब थी तो पापा ने उनको भेजा था मुझे लेने। वो सफाई दे रही थी। कौन है वो? और ये क्या रिश्ता है तुम लोगों का उसके साथ, जो अंकल जी ने तुम्हें उसके साथ भेज दिया? उन्हें शर्म या गैरत नहीं आई? रुद्र ने गुस्सा दबाते हुए कहा तो वो घबरा कर उसे देखने लगी। आप पापा जी के लिए क्या बोल रहे हैं? वो आपके अंकल हैं। प्लीज़ मूव ऑन। खबरदार जो मुझे कुछ भी सिखाने की कोशिश की। उसकी बात पर वो रोते हुए उठकर खड़ी हुई। मुझे घर जाना है, वो आंसू दबाते हुए बोली। पहले तो मैं पुलिस स्टेशन लेकर जाऊंगा। उसके बाद पुलिस स्टेशन का नाम सुनते ही वो लड़खड़ाते हुए बेहोश हो गई थी। उससे पहले कि वो जमीन पर गिरती, रुद्र ने तुरंत उसे अपनी बाहों में भर लिया। नर्म और नाजुक वजूद को अपनी बाहों में भरते हुए रुद्र के दिल में अनगिनत भावनाएं जाग उठी थीं। पूरे वजूद में एक अजीब सा स्पार्क दौड़ा था। वहां मौजूद होटल का मालिक रुद्र का दोस्त था। उसकी गाड़ी में उसे हॉस्पिटल लेकर आया और उसके बाद उसका चेकअप किया। चेकअप के बाद उसकी रिपोर्ट रुद्र के हाथ में थी। वो प्रेग्नेंट थी। रुद्र पर तो जैसे सातों आसमान टूट पड़े हों। उसने पुलिस स्टेशन से अपनी गाड़ी अस्पताल मंगवा ली थी ताकि चेकअप के बाद अन्विता को घर छोड़ सके। लेकिन रिपोर्ट हाथ में थामे रुद्र उसे हॉस्पिटल में छोड़कर बाहर निकल गया था। आज उसे महसूस हुआ था कि कयामत से पहले कयामत किसे कहते हैं। रुद्र अपनी जगह से उठा और वापस हॉस्पिटल आया। वो अभी भी वहीं एक बेंच पर बैठी हुई थी, चारों ओर सहमी हुई निगाहों दौड़ा रही थी। क्या वो शक्ल से जितनी मासूम लगती थी उतनी थी भी या नहीं, ये सवाल रुद्र के दिल में चुभने लगा था। चलो, उसके पास आते हुए रुद्र ने खुरदरे लहजे में कहा तो वो एकदम चौंक उठी थी। आप कहाँ चले गए थे रुद्र भाई? मैं कब से आपका इंतजार कर रही थी। रुद्र की ओर पलटते हुए उसके शब्द मुंह में ही दम तोड़ गए थे।
रुद्र खुराना, भाई नहीं हूँ मैं तुम्हारा, बल्कि तुम्हारा मंगेतर हूँ। बल्कि ये कहना भी गलत नहीं होगा कि पति हूँ। मंगेतर इसलिए कहा क्योंकि बचपन में हुई शादी को मैं शादी नहीं मानता। जब तुम्हारे साथ शादी की वो रस्में हुई थीं, उस समय तुम इतनी छोटी भी नहीं थी कि तुम्हें कुछ याद न हो। रुद्र का लहजा अचानक बदल गया था। वो पथराए चेहरे के साथ उसे देखने लगी। मुझे याद है, लेकिन पापा ने कहा था कि आपने मुझे तलाक दे दी है। उसने नम लहजे में कहा तो उसकी बात पर रुद्र का दिमाग और ज़्यादा भन्ना गया। अच्छा, तो क्या तुम्हारी शादी करवा दी उन्होंने किसी से? रुद्र ने तेज लहजे में पूछा। नहीं, वो तुरंत जवाब देते हुए पीछे हटी थी। रिश्ता तय किया है रोहन के साथ। उसके शब्द रुद्र के दिल में तीर की तरह लगे थे। रुद्र गुस्से से उसकी कलाई थामे वहां से बाहर आया और बिना उससे ज्यादा कोई बातचीत किए उसे उसके घर ले आया। उसका हाथ थामे ही अंदर दाखिल हुआ, जबकि रुद्र के दिमाग में वो रिपोर्ट निकल ही नहीं रही थी। अरे रुद्र, दीदी ने उसे देखकर मुस्कुराते हुए कहा। अंकल जी कहाँ हैं? आज उसने अपनी दीदी के साथ कोई गर्मजोशी नहीं दिखाई थी। दिल को कसकर दबाते हुए वो सिर्फ इतना कह पाया, क्या है, क्यों शोर मचा रहे हो? और अनबिता, ये तुम्हारे साथ क्या कर रही है? वो माथे पर बल डालते हुए बोले। ये तो आप मुझे बताएं ना, वो उस रोहन के साथ क्या कर रही थी? किसकी इजाज़त से वो उसके साथ थी? उसकी आवाज़ इतनी ऊंची थी कि दीवारें तक कांप उठी थी। मेरी इजाज़त से थी। प्रदीप जी सीने पर हाथ रखते हुए बोले। मेरी मंगेतर को क्यों भेजा उसके साथ? मंगेतर का रिश्ता खत्म समझो। अनबिता की शादी वहीं होगी जहां मैं चाहूँगा, समझे तुम? वो भी उतने ही गुस्से में चीख कर बोले थे। ये आपकी भूल है प्रदीप जी, कि ये रिश्ता खत्म होगा और मेरी अनबिता को किसी और के हवाले करेंगे। जान ले लूँगा सबकी। उसने अनविता का हाथ थामते हुए एक दृढ़ अंदाज में कहा था। बकवास बंद करो, वो चिढ़े हुए लहजे में बोले थे। अगर मुझे रोकने की कोशिश की तो मैं तबाही मचा दूंगा। उसका गुस्सैल लहजा देखकर सब लोग चुप हो गए थे। रुद्र, अनविता अभी 18 की नहीं हुई और तुम? दीदी की बात पर उसने तंज करते हुए उन्हें देखा था। आज महसूस हो रहा है, बहनें शादी के बाद कैसे पराई हो जाती हैं। रुद्र ने पूरी कोशिश की कि उसका आवाज़ और लहजा ऐसा हो कि कोई भी ये महसूस न कर सके कि वो दुखी है या उसे तकलीफ हुई है। और रुद्र खुराना किसी से अपनी तकलीफ शेयर नहीं करता है। रुद्र, दीदी तड़पते हुए आगे बढ़ी तो रुद्र ने हाथ उठाकर उन्हें वहीं रोक दिया। बस अब और नहीं। फिर वो प्रदीप जी की ओर मुड़ा, जिनका वश नहीं चल रहा था कि उसे गोली मार दे। मैं जानता हूँ अनविता 18 की हो चुकी है, इसलिए अब और झूठ नहीं। पुलिस वाला हूँ, क्या कर सकता हूँ आप अच्छे से जानते होंगे, इसलिए अपने ऊपर काबू रखिए, वरना मैंने खुद को बेकाबू किया तो फिर आप रोते फिरेंगे। पछताने के लिए कुछ भी नहीं छोड़ा जाएगा। उंगली उठाकर उसने चेतावनी देते हुए उसने अनविता की कलाई थामे बाहर की ओर कदम बढ़ा दिए। सोच रहा था कि वो प्रेगनेंसी रिपोर्ट दिखाकर प्रदीप जी से सवाल करेगा कि उसकी अमानत में चोरी कैसे हुई, आपने उसकी अमानत का ख्याल क्यों नहीं रखा, लेकिन वो सवाल कर ही नहीं सका। साथ बैठी लड़की पर एक नज़र डाली, जिसका वो बचपन से दीवाना था, और अब ये लड़की उसकी रूह तक समा चुकी थी। वो उसे सबके सामने बेइज्जत नहीं कर सका। क्यों? क्योंकि वो उसकी थी, उसके नाम से जुड़ी थी, उसके दिल से जुड़ी थी, उसकी जात का हिस्सा थी। कैसे बेइज्जत कर देता खुद को सबके सामने? नहीं कर सका था। लेकिन उसे माफ़ करने के मूड में नहीं था। वो उसकी गुनहगार थी तो सजा भी उसने खुद ही उसे देनी थी। सख्ती से जबड़े भींचते हुए उसने उसकी कलाई थामकर बाहर की ओर बढ़ना शुरू किया कि प्रदीप जी पीछे से बोले, तुम किस हक से उसे अपने साथ लेकर जा रहे हो? अपनी बीवी होने के हक से, जो अभी कुछ ही देर में ये मेरी हो जाएगी। उसने प्रदीप जी पर जैसे बम छोड़ा था। उसके हाथ में मौजूद गन देखकर उसकी कुछ भी बोलने की हिम्मत नहीं हुई थी। वो अनविता को लेकर सीधा पास के मंदिर में गया और पूरे रस्म रिवाज के साथ उसे अपनी पत्नी बना लिया था। वो चुपचाप उसकी हर बात मानती चली गई। हाँ, उसकी आंखों में आंसू जरूर थे, जिन्हें उसने अनदेखा कर दिया था। थोड़ी देर बाद ही वो उसका हाथ थामे घर के अंदर दाखिल हुआ था। रुद्र, मम्मी ने आकर सवाल किया, ये अनबिता रो क्यों रही है? मम्मी अचानक परेशान हो गई थी। शादी कर ली है और विदा कर कर ले आया हूँ। और प्लीज़ मम्मी, मुझे अभी कोई लेक्चर नहीं सुनना, क्योंकि आपकी बहू 18 की है, ना कि 16 की।
झूठ बोला गया था हमसे। रुद्र तो जैसे फूंकार उठा था। अन्विता ने घबरा कर मम्मी की ओर बढ़ना चाहा कि उसने उसकी कलाई थाम कर अपनी ओर खींच लिया। वो रुद्र के गुस्से से बुरी तरह सहम गई थी। रुद्र, इसमें इस बेचारी का क्या कसूर है? उसे क्यों? मम्मी ने उसकी साइड लेने की कोशिश की तो रुद्र को और भी गुस्सा आ गया। मम्मी प्लीज, इस बेचारी के करतूत बताऊं ना आपको तो कानों पर हाथ लगाएंगी आप। रुद्र की बात पर उसकी मम्मी के चेहरे का रंग फीका पड़ गया था, लेकिन वो रुद्र से और कुछ नहीं पूछ पाई। रुद्र ने भी चुपचाप अन्विता की कलाई पर अपनी पकड़ और मजबूत करते हुए कमरे की ओर कदम बढ़ाए और रुद्र के साथ घसीटती हुई वो चली गई थी, जबकि उसकी मम्मी वहीं बैठी दुख से अपने गुस्सैल बेटे को देख रही थी। कमरे में ले जाते ही रुद्र ने अन्विता को जोर से बेड पर धक्का दिया कि वो सिसक कर रह गई थी और पेट पर हाथ रखे सीधी होती हुई बिलख बिलख कर रो पड़ी थी। पेट पर हाथ रखकर उसे रोता देखकर रुद्र पागल हो गया था। मतलब वो भी जानती थी कि वो प्रेग्नेंट है। उफ, जी चाहता था कि उसे जान से मार दे या फिर खुद को ही मार दे। क्यों? क्यों किया तुमने ये सब? क्यों अन्विता? रुद्र के नाम के साथ जुड़े होते हुए किसी और से रिश्ता क्यों जोड़ा? उसने गुस्से में फूलदान उठाकर दूर दीवार पर फेंक दिया और वो चीख उठी थी, मुझे मुझे मारना नहीं, प्लीज मुझे मत मारना। वो रो रो कर बुरी तरह पैनिक होते हुए बेड से पीछे की ओर खिसकती हुई घुटनों के चारों ओर अपने हाथ लपेटे सिसक रही थी। इतना नाटक किस चीज का कर रही हो? जैसे रुद्र तुम्हारी सच्चाई जानता नहीं। बोलो, बोलो किसका है ये बच्चा? रुद्र ने उसे बालों से पकड़कर अपने सामने किया तो वो हिचकियां लेते हुए रुद्र को सवालिया नजरों से देखने लगी। कौन सा बच्चा? मैं तुम्हारी जान ले लूंगा अन्विता। सच बताओ, किसके साथ जोड़ा तुमने ये रिश्ता? बोलो वरना। रुद्र ने अपनी गन निकालते हुए उसे तान दिया। रुद्र पर इतना खून सवार था कि उस समय शायद वो उसे या खुद को ही मार देता। रुद्र, मैं नहीं जानती। वो गन को देखते ही हकलाते हुए बोली, तुम ऐसे नहीं मानोगी। उसने लॉक खोला तो वो झुरझुराते हुए अपनी आंखें बंद कर गई। आखिरी बार पूछ रहा हूँ, किसके बच्चे की माँ बनने वाली हो तुम? रुद्र की ठंडी आवाज पर उसने इस बार हैरानी से रुद्र को देखा और अगले ही पल उसका हाथ उठकर रुद्र पर आ गया था। रुद्र के गाल पर उसने अपना नाजुक हाथ का थप्पड़ जड़ दिया था। उसने गुस्से से उसकी ओर देखा। बदले में वो भी थप्पड़ मार सकता था, पर जानता था उसका थप्पड़ वो सहन नहीं कर पाती। होशो हवास खो देती और उस समय उसका होश में रहना बेहद ज़रूरी था। आपको शर्म नहीं आती? मुझ पर इतना घटिया? वो अब की बार बिना डरे बोल रही थी। उसने उसे फिर से पीछे धक्का दिया तो उसका सिर तकिए पर जा लगा। सीधा गिरने से उसे फिर से चक्कर आने लगे थे। वो सिर थामे उठने की कोशिश में हलकान हो रही थी। रुद्र ने उसके पास बिस्तर पर एक घुटना टिकाते हुए उसके सिर के पीछे हाथ रखकर उसे अपनी ओर खींचा। दूसरा हाथ उसके पेट पर रखते हुए पकड़ मजबूत की कि वो दर्द से सिसक कर रह गई थी। छोड़िए मुझे, पेट में दर्द हो रहा है। वो दर्द सहन करती रुद्र के हाथों पर अपने हाथ रख गई थी। कितने महीने का है जो अभी से दर्द शुरू हो गया? जब किसी के साथ ये बेहयाई वाला रिश्ता जोड़ रही थी तब तुम्हें दर्द नहीं हुआ? तब नहीं चिल्लाई तुम? रुद्र अब की बार ऊंची आवाज में दहाड़ रहा था। भगवान के लिए चुप हो जाइए रुद्र। मुझ पर इतना घटिया इल्जाम मत लगाइए। मैं ऐसी नहीं हूँ, पाक दामन हूँ। वो रोते हुए बोली, शट अप, किसी और को उल्लू बनाना। 6 महीने पहले मैंने उस शख्स रोहान को तुम्हारे घर देखा था जो अब तक तुम्हारे साथ है। बताओ क्या रिश्ता है तुम्हारा उसके साथ, और कितना गहरा है? कोई रिश्ता नहीं है रुद्र, ऐसा कुछ नहीं है। मैं कसम खाती हूँ। खबरदार जो झूठी कसम खाई तो। मैंने उसके बालों को सख्ती से जकड़ा कि वो आंखें मीच गई थी। मैं एकदम पवित्र हूँ। वो आंखें मीचे वही शब्द दोहराते हुए हिचकियाँ ले रही थी। तुम पवित्र और अनछुई हो तो ये क्या रिपोर्ट झूठी है? मैंने साइड टेबल से फाइल उठाकर उसके मुंह पर मारी। वो डर कर पीछे हटी, फिर कांपते हाथों से फाइल पकड़ते हुए मुझे देखने लगी। पढ़ो, इतना तो पढ़ना आता ही होगा, पॉजिटिव नेगेटिव, और इसका मतलब भी जानती होगी। मेरे तंज पर उसने फाइल खोली तो उसका पूरा वजूद काँप कर रह गया था। कह दो कि ये सब झूठ है, लेकिन तुम मुकर नहीं सकती। ये आज की रिपोर्ट है। मैंने कोई टेस्ट नहीं करवाए। ये तो रिपोर्ट कहाँ से आई?
उसके हैरान कर देने वाले सवाल पर मैंने उसे कहर भरी नज़रों से देखा। अच्छा, तो क्या ये रिपोर्ट हवा में बनी है? मैं गुस्से से उसके पास गया तो वो डर के मारे बिस्तर के दूसरे सिरे पर जा समाई। मैं सच कह रही हूँ, मैंने कोई टेस्ट नहीं करवाए। और सिर्फ एक चक्कर आने से कौन टेस्ट करवाता है? वो आंसू पोंछते हुए बोली। सही कह रही हो, एक चक्कर आने से टेस्ट नहीं होता। लेकिन तुम खुद बताओ कि तुम्हें चक्कर क्यों आए थे? क्या चक्कर आने की वजह सिर्फ प्रेगनेंसी होती है? क्या कोई और वजह नहीं हो सकती? मैंने सुबह से कुछ खाया नहीं था। रात से ही मुझे दर्द हो रहा था। इन दिनों मुझे बहुत तेज़ दर्द होता है। मेरी टांगों में, मेरी कमर में बहुत तकलीफ़ होती है। दर्द से बुरा हाल हो जाता है। कुछ खाने का मन नहीं करता और इसी वजह से मुझे चक्कर आ गए थे और आपको लगा कि मैं बदचलन हूँ। वो चेहरा छुपाकर फूट फूट कर रो पड़ी। तुम झूठ बोल रही हो। ये जो रिपोर्ट है इसमें तुम्हारा नाम लिखा है। मुझे नहीं पता रिपोर्ट कहाँ से आई, लेकिन डॉक्टर ने तुम्हारा नाम लेकर मुझे दी थी। मैं बेगुनाह हूँ, मैं प्रेग्नेंट नहीं हूँ। आप चाहें तो चेक कर सकते हैं। वॉट रविश, उसकी बात पर मैंने होठ खींचे थे और उसे घूरा। मैं सच कह रही हूँ। वो फिर से पेट पर हाथ रखे बिस्तर पर ही ढेर हो गई थी। क्या हुआ? अब की बार मैं घबरा कर उसकी ओर बढ़ा और पंजों के बल बैठकर उसे देखने लगा। मेरे चेहरे पर परेशानी के आसार दिखे। वो हैरान हुई। दर्द है मुझे, मेरे कंधे पर हाथ रखे गहरी सांस लेने लगी। क्या वो वाकई सच कह रही थी? अगर अनबिता सच्ची थी तो फिर ये रिपोर्ट कहाँ से आई? इस एक बात ने मेरा सिर बुरी तरह से घुमा दिया था। मुझे मुझे बाथरूम जाना है, वो दर्द सहती धीमी आवाज़ में कहती उठी थी। मैंने उसे सहारा देकर उठाया तो वो लड़खड़ा गई। मैंने उसे अपनी बाहों में भर लिया। वो पेट के निचले हिस्से पर हाथ रखे अपना निचला होठ दांतों से दबाती हुई बाथरूम की ओर बढ़ी थी। मैं उसे बाथरूम तक ले जाकर खड़ा किया तो वो दीवार का सहारा लेकर खड़ी हो गई थी। तुम ठीक तो हो ना? आखिर तुम्हें हुआ क्या है? दिखाओ मुझे। वो अपने पेट को पकड़े खड़ी थी और मैंने अपना हाथ आगे बढ़ाया तो वो और भी पीछे हो गई। नहीं प्लीज़, आपको नहीं दिखा सकती। आप सुनीता आंटी को बुला लीजिए प्लीज़। वो दर्द सहते हुए मेरे कॉलर को एक हाथ से पकड़कर बोली। मैं भेजता हूँ। उसकी हालत देखकर मैं घबरा गया था। तुरंत दरवाज़ा खोलकर बाहर भागा। मम्मी को बस इतना ही कहा कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है, चलिए मेरे साथ। वो फ़ौरन मेरे साथ कमरे में आई थीं। मैंने उन्हें बाथरूम की ओर इशारा करते हुए बताया कि वो वहाँ है। उसी वक्त मोबाइल पर बजती रिंगटोन की ओर मेरा ध्यान चला गया, जो काफ़ी देर से बज रही थी। मैंने कॉल रिसीव की तो दूसरी तरफ दीदी थी। रुद्र, मैं जानती हूँ तुम मुझसे नाराज़ हो, लेकिन मेरे प्यारे भाई कसूरवार प्रदीप जी और आंटी जी हैं। उन्होंने अन्विता से तुम्हारी मंगनी के बारे में झूठ बोला। मुझ पर भी सख्ती की गई कि इस मामले में कुछ ना बोलूं, वरना वो अंकित की दूसरी शादी करवा देंगे। और आज अन्विता के कॉलेज से फ़ोन आया था कि उसकी तबीयत बहुत ख़राब थी। रात से और सुबह भी उसकी फ़िक्र में रोहान को भेजा था। प्रदीप जी ने, वो इस घर में बहुत आता जाता है, लेकिन कभी अन्विता उसके साथ ज़्यादा फ्री नहीं हुई। प्रदीप जी ने कहा था कि वो रोहन से उसका रिश्ता जोड़ना चाहते हैं, लेकिन उसने मना कर दिया था। मुझसे कहा था कि तुमसे बात करवाऊं, पर मैं डर गई थी, इसलिए तुमसे कुछ भी ना कहा। और आज रुद्र उसकी सजा भुगत रहा था। दीदी रो रही थी। रुद्र ने प्रेगनेंसी की फाइल उठाकर ध्यान से पढ़ना शुरू किया तो इसके दिमाग में हलचल मच गई। ब्लड ग्रुप अन्विता का ओ नेगेटिव था, लेकिन यहाँ भी पॉजिटिव लिखा था। और फिर अन्विता का तो कभी ब्लड ग्रुप चेक ही नहीं कराया गया था, तो फिर रिपोर्ट में क्यों लिखा था? रुद्र ने बहन से कहा कि वो उनसे बाद में बात करता है। वो क्या कह रही थी रुद्र ध्यान से सुन भी नहीं पा रहा था। फ़ोन रखते ही रुद्र ने उसी हॉस्पिटल के नंबर पर कॉल मिला दी। उसे जल्द से जल्द सच्चाई जाननी थी। वो अपने कमरे में बाहर बालकनी में आ गया था। वो नहीं चाहता था कि ये बात किसी और को पता चले। अस्पताल फ़ोन करके जब रुद्र ने डिटेल्स पूछी तो जो जवाब मिला, उसने उसके पैरों तले से ज़मीन खींच ली थी। जल्दी में आपको हमने गलत फाइल दे दी थी सर। दूसरी मैडम मिस अन्विता बार बार आकर हमारा दिमाग खा रही हैं कि मेरी फ़ाइल वापस करें। अगर आप मेहरबानी करें तो वो फ़ाइल दे जाइए और अपनी वाइफ की असली फ़ाइल लेकर जाइए। शायद एक जैसा नाम होने की वजह से फ़ाइलें बदल गई थीं। ये सुनकर रुद्र का दिल चाहा कि ज़मीन फटे और वो उसमें समा जाए।
कॉल बंद होते ही रुद्र ने रेलिंग पर हाथ रखा, खुली हवा में गहरी सांस ली। उसे खुद पर बहुत गुस्सा आ रहा था। वो बिना किसी जांच के किसी और की फाइल ले आया था। ये तो अनबिता की फाइल थी ही नहीं, मतलब वो सच बोल रही थी। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? रुद्र ने अपना सिर पकड़ लिया कि तभी सुनीता जी उसके पीछे आकर खड़ी हो गई। बेटा, अनबिता की तबीयत अब पहले से ठीक है। खाना खिला दिया है। बेचारी सुबह से भूखी थी और तबीयत भी खराब थी। बता रही थी कि तुम उसे डॉक्टर के पास भी लेकर गए थे। वैसे बेटा, उसे डॉक्टर की नहीं, हम सब की मोहब्बत, ध्यान और प्यार की ज़रूरत है। तुम्हारे प्रदीप जी ने कभी उसे इंसान समझा ही नहीं, ना ही उसकी भावनाओं की कद्र की। बस अपना हुक्म चलाते रहे। चलो आ जाओ, अंदर आकर खाना खा लो, फिर तुम भी आराम करो। वो रुद्र के कंधे पर हाथ रखती हुई कमरे की ओर चली गई थी। अब रुद्र को समझ नहीं आ रहा था कि वो किस मुंह से अंदर जाए। उसने उस पर इतना बड़ा इल्ज़ाम लगा दिया था, वो उसे कभी माफ़ नहीं करेगी। गहरी सांस छोड़ते हुए वो अंदर आया था, जहां वो बिस्तर पर बैठी कंबल ओढ़े पूरी तरह छुपी हुई थी। रुद्र ने हिम्मत नहीं थी कि उसके पास जाए। हाथ में पकड़ी फाइल को रुद्र ने एक दराज में रख दिया और कमरे से बाहर आकर सुनीता जी के पास बैठ गया। उन्होंने खाने की थाली उसके सामने रख दी। मम्मी जी, प्रदीप जी ऐसा क्यों कर रहे थे? वो अनबिता को मुझसे दूर क्यों करना चाहते थे और उसकी शादी कहीं और क्यों करवाना चाहते थे? जरूर कोई वजह होगी। दिल में उठते सवाल रुद्र ने अपनी माँ से पूछ ही लिए। बेटा, वो अंकित और सोनाली की शादी के खिलाफ थे, लेकिन अंकित ने कह दिया कि वो सोनाली से ही शादी करेगा, इसलिए उन्हें मजबूरी में हाँ करनी पड़ी। वो अपने दोनों बच्चों की शादी बहुत ही अमीर घराने में कराना चाहते थे। एक तरफ अंकित ने उनका सपना तोड़ा और दूसरी तरफ तुमने अन्विता का हाथ मांग लिया, तो वो और ज़्यादा नाराज़ हो गए। उन्होंने शादी के लिए हाँ तो कर दी थी, लेकिन उनका इरादा कभी भी शादी करने का नहीं था। वो इस रिश्ते को तोड़ना चाहते थे। और तुम जानते हो, अंकित दुबई में रहता है। अगर वो यहाँ होता तो शायद कुछ कर पाता, लेकिन और फिर तुम भी यहाँ नहीं थे। तुम शहर से बाहर थे। वक्त और हालात हाथ से निकलते चले गए। तुम्हारी बहन भी उनसे डरते डरते जीने लगी और आज वो तुम दोनों के लिए बहुत रो रही है, बहुत परेशान है, क्योंकि तुम्हारे वहाँ से अनबिता को लेकर निकलने के बाद तुम्हारे प्रदीप जी ने वहाँ पर बहुत ज़्यादा बखेड़ा खाड़ा शुरू कर दिया था और इस वक्त रोहन को ढूंढ रहे हैं। वो जेल में बंद है मम्मी। रुद्र ने पानी का गिलास होठों से लगाते हुए सख्त लहजे में कहा। जेल में? लेकिन क्यों? उसने क्या किया? मम्मी को हैरानी हुई। एक एक्सीडेंट किया था। उनकी बात पर रुद्र ने उन्हें सारी बात बता दी थी। ओहो, ये तो बहुत बुरा हुआ। अच्छा खैर, तुम जाओ आराम करो। सुबह से थके हारे हो और देखो अब ये वक्त आ गया है। और हाँ बेटा, अनबिता का ख्याल रखना। अगर किसी चीज़ की ज़रूरत पड़े तो अनबिता से कहना मेरे पास आ जाए। और हाँ, बच्ची को इस समय आराम की सख्त ज़रूरत है, उसे परेशान मत करना। समझ रहे हो ना कि मैं क्या कहना चाहती हूँ? जाओ अब आराम करो। उन्होंने बहुत ही मोहब्बत से कहते हुए कदम अपने कमरे की ओर बढ़ाए थे। रुद्र ने बहुत मुश्किल से खुद पर काबू पाते हुए कमरे में कदम रखा, जहां शायद अनबिता अब सो चुकी थी। रुद्र ने भी उसे छेड़ना मुनासिब ना समझा। जो कुछ आज उसने उसके साथ किया था, क्या अब वो रुद्र की मोहब्बत पर एतबार करेगी? इस एक सवाल ने रुद्र को सारी रात सोने ना दिया। मुझे मोहब्बत करने का कोई हक नहीं। मोहब्बत में एतबार सबसे ज़रूरी है, और रुद्र ने वही अनबिता पर नहीं किया था। कम से कम खुद पर तो एतबार कर लेता कि उसकी पसंद की गई लड़की पाक दामन है। ये मुझसे क्या हो गया था? रुद्र चाहकर भी उसे छूने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। तसल्ली किस बात से देता? सुबह उसके उठने से पहले ही फाइल लिए वो बाहर आया तो पापा ने अलग क्लास ले ली। रुद्र ने उन्हें भी अपना आखिरी फैसला सुना दिया और हॉस्पिटल चला गया। रुद्र ने वो फाइल हॉस्पिटल रिसेप्शन पर दी और अपनी अनबिता की फाइल मांगी, तो उन्होंने उसे उस लेडी डॉक्टर के कमरे में भेजा जिसने अनबिता को कल चेक किया था। और फिर डॉक्टर की बात सुनते हुए रुद्र ने खुद को जैसे जलजलों की जद में महसूस किया था, क्योंकि वो रुद्र की तरफ हैरानी से देखते हुए बोली थी, आपकी वाइफ को हल्के से चक्कर आए थे सर, और उन्हें कोई मेडिसिन नहीं दी गई। लड़की को इन खास दिनों में ये नेचुरल होता है। इसके दौरान दर्द आमतौर पर गर्भाशय के सिकुड़ने की वजह से होता है,
जिसमें प्रोस्टोलेट्स नामक केमिकल की अहम भूमिका होती है। ये सिकुड़न ब्लड फ्लो को रोककर तकलीफ पैदा करती है, मानसिक तनाव और जीवन शैली के दर्द को और भी बढ़ा देती है। क्या कोई मेडिसिन? रुद्र ने सिर झुकाकर पूछा। नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है, बस उन्हें गर्म रखें। कैफीन वाली चीज़ों से परहेज कराएं और आराम बहुत ज़रूरी है। कुछ दिन की बात है, देखभाल करें, आराम करवाएं, खुद ठीक हो जाएगी। अक्सर लड़कियों को पीरियड्स के दिनों में दर्द ज़्यादा हो जाता है। ये कोई असामान्य बात नहीं है। फिक्रमंद मत हो। वो मुझे हिदायत देती हुई अपनी दूसरी मरीज को देखने के लिए केबिन के बाहर चली गई थी और मैं तो बस पत्थर बैठा रह गया था। वो कल चिल्ला चिल्ला कर कह रही थी और मैं एक बेजान पत्थर दिल इंसान बना उसकी एक भी बात नहीं सुन रहा था। मैं वहाँ से सीधा पुलिस स्टेशन चला गया। घर जाने की हिम्मत नहीं हुई। रुद्र के पापा का फ़ोन आया। उसे प्रदीप जी के घर बुलाया गया था। माफ़ी मांगने को कहा, रोहन को छुड़वाने को कहा। रुद्र ने उनकी सारी बातें मान ली, लेकिन जब अन्विता को वापस घर छोड़ने को कहा तो वो गुस्से के मारे आपे से बाहर हो गया। मर जाऊंगा पर उसे कभी नहीं छोड़ूंगा। अगर आप चाहते हैं कि मैं उसकी ज़िंदगी से चला जाऊं तो मेरे मरने की दुआ करें। वो गुस्से में कहता वहाँ से निकल गया। अपनी ज़िंदगी को पाकर वो उसे कैसे खो देता, ये वो नहीं जानता था। फिर पापा ने प्रदीप जी को कैसे समझाया, पर वो उनकी बात मान गए थे। रुद्र को नहीं पता। रुद्र हर सुबह अन्विता के उठने से पहले ही पुलिस स्टेशन के लिए निकल जाता था और फिर रात को देर से लौटता। उसकी माँ उसका बहुत ध्यान रखती थी। रुद्र भी रखना चाहता था, लेकिन खुद को उसके सामने लायक नहीं समझता था। पुलिस स्टेशन में था कि घर से अचानक कॉल आई कि मम्मी की अचानक तबीयत खराब है। वो घबरा कर तुरंत घर पहुंचा तो ये देखकर हैरान रह गया कि उसकी माँ बिल्कुल ठीक थी, बल्कि उन्होंने रुद्र के लिए केक सजाया हुआ था। साथ में कैंडल्स और बाकी खाने के इंतज़ाम भी थे। वो मुस्कुराता हुआ उनकी ओर बढ़ा तो उन्होंने उसका माथा चूम लिया। भगवान मेरे बच्चे को बुरी नज़र से बचाए और उसे हमेशा खुश रखे। उनकी बात सुनते ही रुद्र की नज़र अन्विता पर जा ठहरी। आज पूरे एक हफ्ते बाद वो उसे देख रहा था। वो रुद्र के लाई हुई ड्रेस में थी। भले ही दोनों के बीच बातचीत बंद थी, आमना सामना भी नहीं होता था, लेकिन रुद्र ने उसकी हर ज़रूरत की चीज़ उसके कमरे में पहुंचा दी थी। वो भी रुद्र के माँ बाप का ख्याल रखती अपना फ़र्ज निभा रही थी। न वो लड़ी, न किसी से कुछ कहा। वो बस खामोश थी और आज रुद्र को उस पर गर्व हो रहा था। मेरी पसंद वाकई बहुत अच्छी है, जो अपने पति को दूसरों की नज़र में इज्जत देना और करवाना जानती है, रुद्र ने दिल में मुस्कुराते हुए सोचा था। थोड़ी ही देर बाद रुद्र ने केक अपने पापा को खिलाया, फिर माँ के मुंह में डाला तो उन्होंने एक बाइट लेते हुए रुद्र का हाथ अन्विता की ओर मोड़ दिया। वो घबरा कर रुद्र को देखते हुए पलके झुकाए। केक का टुकड़ा मुंह में रख गई थी। थोड़ा सा केक उसके होठों पर लगा रह गया था, जिस पर रुद्र की नज़रें अटक गई थीं। पर खुद पर काबू रखते हुए रुद्र सुनीता जी की तरफ ध्यान देने लगा। खाने के दौरान वो बहुत ही अपनेपन से सारे काम कर रही थी और फिर रात को सोते वक्त पापा को काढ़ा और मम्मी को दूध का गिलास भी दिया। अन्विता बेटा, रुद्र कॉफ़ी पीता है, उसके लिए कॉफ़ी ले आना। पर आंटी जी, मुझे कॉफ़ी बनाना नहीं आता, वो धीमी आवाज़ में बोली। कोई बात नहीं, मैं खुद बना लूँगी, उसने जल्दी से कहा तो वो चली गई। और जब वो रुद्र किचन में कॉफ़ी बना रहा था तो वो उसके करीब आई। मुझे सिखा दे, मैं बना दिया करूँगी, वो नज़रें झुकाए बोलती सीधा उसके दिल में उतरती जा रही थी। तबीयत कैसी है अब? वो उसकी कॉफ़ी फेंटते हुए बोला और उसकी ओर गहरी निगाहों से देखते हुए पूछने लगा था। ठीक हूँ। कंधे से लुढ़कते दुपट्टे को सेट करते हुए उसके हाथ काँप रहे थे। कॉफ़ी रेडी है, तुम भी पियोगी? उसने उसका ध्यान बटाना चाहा तो उसने सरना में हिलाया। तो कुछ और ले लो, काढ़ा, दूध या फिर चाय। वो स्लेब से टेक लगाए ऐसे बातें कर रहा था जैसे उनके बीच के रिश्ते बहुत ही खुशगवार हों। नहीं, कुछ नहीं लेना। वो एक नज़र उसे देखते हुए रुख फेरती वहाँ से चली गई। वो कॉफ़ी पीता उसके बारे में सोचता रह गया। दिल बड़ा करके कमरे में आया तो वो बिस्तर पर लेटी सोने की कोशिश कर रही थी। उसने खामोशी से ड्रेसिंग रूम की और जाते हुए अपने कपड़े बदले और लाइट्स ऑफ की और बिस्तर की दूसरी तरफ जाकर टिक गया। आज उसके जल्दी घर आने पर दोनों ही एक दूसरे की मौजूदगी को महसूस कर रहे थे। दोनों ही जाग रहे थे।
दोनों के ही दिलों की धड़कनें तेज हो रही थीं और दोनों के लव खामोश थे। उसने रुख फेर कर उसे देखा। आई एम सॉरी अन्विता, उस दिन एक गलतफहमी की वजह से मैंने उस दिन बहुत ही गलत कह दिया। माफ़ करने वाली तो बात नहीं, लेकिन मैंने आपको माफ़ कर दिया। वो बिना अटके बिना रुके बोली थी। उसे सुखद आश्चर्य हुआ था। इतनी आसानी से, इतने सख्त लहजे के बाद माफ़ कर गई थी। थैंक यू अन्विता, तुमने मेरे दिल को बोझ हटा दिया है। मैं शर्मिंदा हूँ हकीकत में, और तुमने ये बात किसी से नहीं कही। इस बात ने मेरे दिल में तुम्हारा मकाम और ऊंचा कर दिया है। और वो रो दी। आपने जो कुछ देखा, जो कुछ सुना, उस पर यकीन किया या नहीं, ये बात की बात है। पर आपने उस सब के बावजूद मेरा पर्दा रखा, अकेले कमरे में आकर सवाल जवाब किए, वरना आप चाहते तो सबके सामने भी कर सकते थे। इस बात पर मेरे दिल ने आपको माफ़ कर दिया, और सॉरी भी कहना था आपसे। वो सिसकते हुए बोली थी। वो जो उसे हक करने का सोच रहा था एक पल के लिए रुका। सॉरी? वो किस लिए? आपको थप्पड़ मारा था, ज़्यादा जोर से तो ना लगा? वो उसके गाल पर हाथ रखे मोहब्बत से पूछ रही थी। बहुत जोर का लगा था, उसने मासूमियत भरी सूरत बनाकर कहा। तो वो और भी ज़्यादा रो दी। सॉरी? वो अनजाने में अपने गालों से आंसू पोंछते हुए उसकी तरफ करवट ले चुकी थी, और उसने उसे खींचकर अपने करीब कर लिया। सॉरी की बजाय मरहम रख दो, आराम आ जाएगा। उसकी बात उसे शायद समझ नहीं आई थी। तभी वो दराज से कुछ तलाश करने लगी, और उसने उसे खींचकर उसके लबों से अपने गाल का इशारा किया था। तो वो सटपटा गई। मुझे शर्म आती है। वो चेहरा छुपा गई। कुछ देर में दूर कर दूंगा सारी शर्म, पहले जल्दी से किस करो। उसने उसके ऊपर झुकते हुए ऑर्डर दिया, तो वो घबरा कर अपने होठ उसके गालों पर रख गई थी, लेकिन वो उससे बच न सकी। धीरे से उसके गुलाब जैसे नाजुक पंखुड़ी जैसे लबों को अपने होठों की पकड़ में लिया, तो वो पूरे वजूद में एक सिकुड़न सी की लहर महसूस करने लगी थी। और फिर रुद्र का जुनून था, और उसकी मोहब्बत भरी सरगोशियाँ, जिसमें उसका हर अंग भीगता चला गया था, उसके रंग में रंगता चला गया था। दोस्तों, आज की ये हमारी कहानी आपको कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करना। रोज़ एक नई कहानी और रोमांटिक कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगली कहानी में किसी नई कहानी के साथ।